वक्त लगा दो अपने आप को बनाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, वक्त लगा दो अपने आप को बनाने के लिए, एक दिन दुनिया मर मिटेगी आपको अपना बनाने के लिए। इसी मोटिवेशन शायरी के साथ आज का आप लोगों के सामने वीडियो आ गया है। देखिए दोस्तों, मैथमेटिक्स एडिटोरिया के चैनल पर लगातार हम वीडियो डालने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से पढ़ें, दोस्तों में शेयर करें। आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप लोग दोस्तों में शेयर करिए, सब्सक्राइबर बढ़वाएं, क्योंकि हम नया थोड़ा स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन मेरे तरफ से जो होता है, हर दिन रेगुलर आपको वीडियो किसी ना किसी हाल में मिलेगा ही दोस्तों। ठीक है, आज पूजा पाठ का समय, फिर भी देख रहे होंगे टीका उका लगाए हुए हैं, फिर भी हम वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोगों का निरंतर पढ़ाई चलते रहे। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा ये सब चीज़ें। और हाँ, कॉपी कलम लेकर पढ़े बड़े बच्चे, ताकि आप लोग जो जानते हैं वो तो ठीक है, जो नहीं जानते उसको आप लोग कॉपी पे नोट कर लें और उसको आप लोग फिर याद करें। ठीक है दोस्तों, आइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। ध्यान दें आप लोग क्वेश्चन पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज करते हैं, आप लोग भी हो सकते हैं कंफ्यूज करिएगा। प्रतिरोधकता है दोस्तों, प्रतिरोध नहीं है, प्रतिरोधकता है। ध्यान से देखें, प्रतिरोधकता है। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है ये आपसे पूछ रखा है। ओम होता है, ओम मीटर होता है, एम्पियर होता है, किलोवाट घंटा होता है। चलिए इसका क्या आंसर है उसको पहले देखते हैं। ठीक है, फिर एडिशनल जो आपके ऑप्शन दिए गए उसको देखेंगे। प्रतिरोधकता का मात्रक दोस्तों ओम मीटर होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है दोस्तों, ओम मीटर। इसको इस तरह से सूचित किया जाता है। ठीक है, प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। ठीक है, पहले प्रतिरोधकता पर नजर डालें दोस्तों, तो क्या होता है प्रतिरोधकता, थोड़ा सा देख लें। प्रतिरोधकता जो है एक व्यंजक होता है। प्रतिरोधकता को रो से सूचित किया जाता है, इस तरह से सिंबल आता है रो, इसको पढ़ते हैं। ठीक है, आपको विद्युत धारा, फिजिक्स के विद्युत धारा के चैप्टर में आ जाता है। ठीक है, प्रतिरोधकता को रो से सूचित किया जाता है, इसको प्रतिरोधकता पढ़ते हैं। ठीक है, प्रतिरोधकता रो बराबर होता है आर इंटू ए बटे एल। ये आपका प्रतिरोधकता निकालने का सूत्र है। किसी चालक तार का प्रतिरोधकता निकालने का सूत्र होता है आर इंटू ए बटे एल, जहां आर क्या होगा, चालक तार का प्रतिरोध होगा दोस्तों। ए क्या होगा, चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा। ध्यान दें, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम बोल रहे हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है ए। सीधी सी बात, क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, यह सीधी सी बात रखें, क्षेत्रफल होता है। एल क्या होता है, तो चालक तार की लंबाई होता है, जितना चालक तार आपका लंबा है वो एल है। तो प्रतिरोधकता रो बराबर आर इंटू ए बटे एल। आर उस चालक तार का प्रतिरोध, ए चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एल चालक तार की लंबाई। क्षेत्रफल का मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब, देखिए दोस्तों मेरे पास मार्कर है, आप इस लोग जानते होंगे, ये मार्कर मेरे जो पास जो है ये बेलनाकार आकार का। ठीक है, अनुप्रस्थ काट की बात कीजिएगा तो जैसे आप लोग गाजर मूली को काटते हैं गोल गोल, ठीक है, उसी तरह से काटिएगा तो जो साइज निकले वही कहलाता है अनुप्रस्थ काट का। ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल होता है। अगर जो हम इसको मात्रक में लेना चाहें दोस्तों, तो आर ऊपर है जिसको हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, आप लोग भली भांति जानते होंगे। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, इनटू में ए है जो है क्षेत्रफल, इनटू में ए है जो कि क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है दोस्तों, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। फिर बटे है तो बटे दे दें। एल चालक तार की लंबाई है और लंबाई का मात्रक मीटर होता है दोस्तों। क्या होता है, मीटर होता है, देख ले। अब आप लोग प्रतिरोध का वगैरह का सब मात्रक डालने के बाद आप लोग देख रहे होंगे, मीटर से मीटर स्क्वायर आपका कट जाएगा, बचेगा मीटर। ऊपर में ओम भी बचा, मीटर भी बचा। क्या बचा दोस्तों, ओम भी बचा और मीटर भी बचा। तो इस तरह से प्रतिरोधकता का मात्रक आप लोग सूत्र से हम निकाल दिए, ओम मीटर होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके VVI क्वेश्चन होता है मैट्रिक बोर्ड में आने के लिए। ठीक है, प्रतिरोधकता रो बराबर आर इंटू ए बटे एल होता है। आर को प्रतिरोध बोलते हैं, ए चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एल चालक तार की लंबाई। अगर जो ऑन ऑप्शन की बात करें दोस्तों, तो ओम है, तो अभी हम बोल रहे हैं ओम किसका मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का। ध्यान रखिएगा, यही होता है दोनों में कंफ्यूजन। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ध्यान रखें, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। इसको इस ग्रीक भाषा के इस तरह से सूचित किया जाता है ओम को। ठीक है दोस्तों, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, लेकिन प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, लेकिन प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। VVI क्वेश्चन है, कंफ्यूजन वाला है। शेष ऑप्शन की बात करें दोस्तों, एम्पियर। तो एम्पियर किसका मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक है। ठीक है दोस्तों, एम्पियर किसका मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक है। ध्यान रखें, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक क्या दोस्तों, एम्पियर। इसे ए से सूचित किया जाता है। ठीक है, ए से सूचित किया जाता है एम्पियर को।
नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा ये आपको हिंदी में लिखा हुआ है, शॉर्ट में KWH भी लिखा जाता है, ठीक है। के से किलो, W से वाट, H से घंटा, तो किलोवाट घंटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है किलोवाट घंटा से जुड़ा हुआ दोस्तों। 1 किलोवाट घंटा का मान कितना जूल के बराबर होता है? हाँ सॉरी, किलोवाट घंटा किसका मात्रक, ये तो आपको बताया नहीं। किलोवाट घंटा जो है विद्युत का ऊर्जा का मात्रक है दोस्तों। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का। किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का मात्रक है किलोवाट घंटा। आप लोग नहीं जानते तो कॉपी में नोट करें। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। अब 1 किलोवाट घंटा का मान कितना? ऊर्जा है तो ऊर्जा का मात्रक तो जूल में चलेगा। ऊर्जा है तो ऊर्जा का मात्रक क्या चीज में चलेगा? जूल में चलेगा। 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल होता है। आप लोग बढ़िया से देख लें, 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल होता है किलोवाट घंटा का मान। 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन जो था आपको आंसर भी मिला, और शेष ऑप्शन में क्या खासियत है उसकी भी जानकारी हम देने की कोशिश किए। अब भी एक्सप्लेन किया जा सकता है दोस्तों ऑप्शन को, लेकिन हम ज्यादा नहीं करते क्योंकि एक ही क्वेश्चन में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग सीखे होंगे। जो नहीं जानते उसको कॉपी में जरूर नोट करें, कॉपी कलम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे एटीपी, क्या लिखा हुआ है? एटीपी हिंदी में भी है और इंग्लिश में ब्रैकेट में भी दिखा हुआ है शॉर्ट में। एटीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? ठीक है, ये आपको शॉर्ट नेम दिया गया है एटीपी, ठीक है। इसका विस्तारित नाम या फिर पूर्ण रूप क्या होता है या फिर फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन की बात करें तो एडेनिन थायमिन फॉस्फेट, नाम ही खतरनाक है, एडेनिन थायमिन फॉस्फेट। दूसरा ऑप्शन एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। अच्छा एक चीज और, एटीपी, तो जितने भी ऑप्शन को मिलेंगे आपको, पहला अक्षर ए से, दूसरा अक्षर टी से, तीसरा अक्षर पी से, सबका नाम मैच करेगा। देखिए एडेनिन थाई फॉस्फेट, ए से होता है एडेनिन, टी से होता है थाई, TH होता है था, जहां मालूम होगा, पी से होता है फॉस्फेट। तो तीनों अक्षर मिला के दिया है कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखें तो एडेनिन, ए से होता है एडेनिन, टी से होता है ट्राई और पी से होता है फॉस्फेट। यहाँ पे अभी आपको मिलता जुलता हुआ देख रहे होंगे। यहाँ पे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन या एडियोनोसिन, ठीक है। ए से होता है एडिनोसिन, टी से होता है ट्राई, पी से होता है फॉस्फेट, ठीक है। एडेनिन थायमिन डाइफॉस्फेट, एडेनिन थायमिन डाइफॉस्फेट। देखिए दोस्तों, इसका बेस्ट जो आंसर है वो एडियोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी होता है और एडियोनोसिन भी ट्राइफॉस्फेट भी होता है। ध्यान से देखिए, एक नाम और भी लिख देते हैं, एडिनोसिन दिया है ना, इसका एडियोनोसिन भी होता है, एडियोनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी होता है, एडियोनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है एटीपी। चलिए जानते हैं एटीपी के बारे में कुछ पॉइंट्स, ठीक है। एटीपी क्या है दोस्तों? तो हमारे श्वसन क्रिया के दौरान हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, मालूम होगा। श्वसन क्रिया के दौरान हमारे शरीर में जो ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? आप लोग सभी जानते हैं, ऊर्जा का मात्रक ऐसे तो जूल होता है। क्या होता है दोस्तों? ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ठीक है। अभी देखें विद्युत किलोवाट घंटा वाला, ठीक है, वो विद्युत ऊर्जा का था, मात्रक जूल होता है, ठीक है। 1 किलोवाट में 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल आया था, जूल के बराबर हुआ था। यहाँ पे एटीपी हमारे शरीर में ऊर्जा के रूप में रहता है, ऊर्जा हमारे शरीर में एटीपी के रूप में रहता है, लेकिन उसका मात्रक जूल नहीं होता है, ठीक है। उसी को एटीपी का नाम दिया गया, ठीक है। जूल नहीं बोल सकते कि हमारे शरीर में 100 जूल ऊर्जा है, नहीं, हमारे शरीर में 100 एटीपी ऊर्जा है, ऐसे बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। एटीपी जो होता है इसी को जैव ऊर्जा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? जैव ऊर्जा। क्या कहा जाता है? एटीपी को जैव ऊर्जा के नाम से किससे जाना जाता है? एटीपी को ही जाना जाता है, ठीक है। हमारे पूरे शरीर में ऊर्जा को पहुंचाने का काम किसका होता है? एटीपी का ही होता है, ठीक है। एटीपी हमारे वायवीय श्वसन होता है, अवायवीय श्वसन होता है। वायवीय श्वसन के दौरान, यानी कि ऑक्सी श्वसन बोल रहे हैं दोस्तों, वायवीय श्वसन बोलें या ऑक्सी श्वसन बोलें, ठीक है। वायवीय श्वसन बोलें या ऑक्सी श्वसन के दौरान हमारे शरीर में 38 एटीपी ऊर्जा बनता है, ठीक है। ऑक्सी श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसी को वायवीय श्वसन भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? वायवीय श्वसन भी कहते हैं, ठीक है। इसी को वायवीय श्वसन भी कहते हैं। 38 एटीपी में ऊर्जा मिलती है। अवायवीय श्वसन एक होता है, अवायवीय श्वसन, ठीक है। अवायवीय श्वसन होता है जिसको अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, इसमें मात्र 8 एटीपी ऊर्जा बनता है, ठीक है। वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन में 38 एटीपी ऊर्जा मिलता है, जबकि अवायवीय श्वसन या अनॉक्सी श्वसन में मात्र 8 एटीपी ऊर्जा मिलता है। एटीपी क्या है? तो हमारे शरीर में ऊर्जा जो संचित रहता है वो एटीपी के रूप में रहता है।
एडीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या एडियोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। बाकी के शेष ऑप्शन फालतू के हैं, ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा, बाकी के शेष ऑप्शन बहुत फालतू के हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इससे पहले हम बातें जानते होंगे, ऑप्शन से भी पकड़ा रहा था, ठीक है, लेकिन ध्यान से देखने की बात है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्या है दोस्तों? एडियोनोसिन ट्राइफॉस्फेट या एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो इसमें चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता कितनी है? ठीक है, बिल्कुल सही बात है, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 ही होता है, परमाणु संख्या 19 होता है, द्रव्यमान संख्या आपका 39 हो जाता है, ठीक है। बताते हैं अभी, ठीक है। इसकी संयोजकता कितनी है पहले देख लेते हैं, 1 2 3 4 कितनी संयोजकता है? तो देखिए दोस्तों, पोटेशियम की संयोजकता जो होती है वो 1 होती है, ठीक है। देखते हैं अब इसके क्या खासियतें हैं। पोटेशियम की बात कर ले तो पोटेशियम का संकेत दोस्तों K होता है, ठीक है। ध्यान से देखें, पोटेशियम का संकेत क्या होता है? K होता है। इसकी परमाणु संख्या 19 ही होती है। द्रव्यमान संख्या याद रखिएगा दोस्तों, पोटेशियम का 39 है। परमाणु संख्या पोटेशियम का 19 है, लेकिन द्रव्यमान संख्या 39 है। पोटेशियम का संकेत K है। पोटेशियम का लैटिन नाम है, ठीक है। पोटेशियम जो ली गई है, लैटिन नाम लिया गया है, इसका लैटिन नाम क्या होता है? पोटेशियम का कालियम होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। पोटेशियम का लैटिन नाम क्या है? कालियम है। चाहे तो नहीं जानते हैं तो लिख लीजिएगा, पोटेशियम का लैटिन नाम, किसका नाम? पोटेशियम का लैटिन नाम कालियम होता है। कैसे कालियम होता है उससे इसका संकेत उठाया गया है, ठीक है। कालियम, परमाणु संख्या 19 है, द्रव्यमान संख्या 39 है, पोटेशियम का कालियम होता है, लैटिन नाम, संकेत K हो गया। अगर जो संयोजकता की बात करें दोस्तों, तो संयोजकता किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा से निर्धारित होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग जानते होंगे तो भली बात ही समझ जाएंगे। किसी भी तत्व का बाहरी कक्षा से, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के क्रम में बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से निर्धारित किया जाता है संयोजकता, ठीक है। चलिए हम लिख के दिखाते हैं। अब आइए दोस्तों, देखिए आपको संयोजकता को समझाने के लिए हम कुछ तत्वों के बारे में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, ठीक है। ये पूर्णतः शॉर्ट रूप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए SPDF ये सब का उपयोग किया जाता है उपकक्षा का। समझिएगा दोस्तों, संयोजकता क्या होता है? किसी भी तत्व की संयोजकता या तो 1 हो सकती है, या तो 2 हो सकती है, या 3 हो सकती है, या फिर 4 हो सकता है, ठीक है। इससे ज्यादा संयोजकता का मान नहीं होता है, ठीक है। तो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वही संयोजकता को निर्धारित करते हैं, ठीक है। कैसे क्या होगा जो ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर किसी तत्व के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन दिखे आपको, या 2 इलेक्ट्रॉन दिखे, या 3 इलेक्ट्रॉन दिखे, तो उसका संयोजकता, सॉरी एक और 4 इलेक्ट्रॉन दिखे, तो इसका संयोजकता वही रह जाता है। ध्यान से सुने दोस्तों, किसी तत्व के बाहरी कक्षा में अगर जो आपको 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ेगा ना, तो उसका संयोजकता वही रख लीजिएगा, ठीक है। क्या आपको याद रहेगा? ध्यान से सुन ले, ठीक है। आप लोग कमेंट में रखिएगा कि हाँ याद रहेगा कि नहीं रखिएगा। देखिए, किसी तत्व, फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर किसी तत्व के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4 तक का अगर जो आपको बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन दिखेगा तो इसका संयोजकता भी वही रह जाएगा, उस तत्व का संयोजकता भी वही रह जाएगा। लेकिन अगर इसके बाद आपको बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन दिखे, 6 इलेक्ट्रॉन दिखे, 7 इलेक्ट्रॉन दिखे, या 8 इलेक्ट्रॉन दिखे, कितना कितना बोले दोस्तों? 5, 6, 7, 8, इन चारों में से कोई दिखे तो आपको संयोजकता जानने के लिए इन संख्याओं को 8 में घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 8 में माइनस करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखें, अगर आपको बाहरी कक्षा में 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन दिखेगा तो संयोजकता जानने के लिए आपको उन संख्याओं को 5, 6, 7, 8 को 8 में ही घटाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए किसी तत्व के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो उसके संयोजकता 5 नहीं होगी, 8 में से 5 घटाइए, कितना बचेगा? 3 बचेगा, ठीक है। तो इसकी संयोजकता 3 होगी। किसी तत्व के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता 6 नहीं होगी, 8 में से 6 घटाइए, 2 आता है, तो 2 संयोजकता होगा, ठीक है। किसी तत्व के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन अगर जो है, तो इसकी संयोजकता 7 नहीं होगी, 8 में 7 घटाइए, 1 आता है, वो 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है, 1 संयोजकता होगा। अगर किसी तत्व के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 में से 8 घटाइए तो 0, संयोजकता 0 भी हो सकता है किसी किसी का। ये उसी का होता है जिसका बाहरी कक्षा पूर्ण रहे, जैसे कि अक्रिय गैस। ध्यान रखें दोस्तों, अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस जिसे बोलते हैं, इसकी संख्या 6 है। हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आपका आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनॉन हो गया दोस्तों, रेडॉन हो गया, ठीक है। ये 6 तत्व अक्रिय तत्व होते हैं, ये एक्सेप्शन में है, अपवाद में है, ठीक है। इनकी संयोजकता फिक्स है, 0 ही होता है, ठीक है, क्योंकि इसका अष्टक बाहरी कक्षा पूर्णता भरा होता है। ये सभी अपवाद में इसकी संयोजकता इज ऑलवेज 0 होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कौन कौन? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, 6 तत्व है, नाम याद रखें।
संयोजकता इनका कभी भी कुछ अलग नहीं हो सकता, हमेशा जीरो आता है। कौन कौन? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, संकेत यहाँ पे लिख दिया गया। चलते हैं आगे देखते हैं हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होगी। तो आपको हमने क्या बताया, फिर से थोड़ा रिपीट करें। अगर बाहरी कक्षा में 1 2 3 या 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो संयोजकता उसका वही हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर किस तत्व के बाहरी कक्षा में 5 6 4 के बाद अगर जो है 5 6 7 8 तो उसकी संयोजकता क्या होती है। तो 8 में से उन संख्याओं को घटाइए तो जो आएगा घटने के बाद क्या क्या आ सकता है, 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 आ सकता है, 0 हो सकता है। ठीक है, यही इसकी संयोजकता होती है, इससे ज्यादा नहीं होगा। चलिए देखते हैं, हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 रहने पर संयोजकता भी वही रह जाता है। ठीक है, हीलियम आप याद रखेंगे, हीलियम अपवाद में चलता है, आखिरी गैस है, इसकी संयोजकता 0 होती है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन की संयोजकता 0 होता है। ठीक है, आगे देखें लिथियम। तो लिथियम के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आप लोगों का परमाणु संख्या ये लिखा गया है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। लिथियम के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, संयोजकता भी वही है, एक ही है। ठीक है, बेरिलियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाता है, 4 है तो दोस्तों, तो 2 2 4 लिखा जाता है। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता भी वही रह जाएगा। बोरॉन के बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन तो 3 ही संयोजकता रह जाएगा। कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन तो 4 ही संयोजकता रह जाएगा, लेकिन 4 के बाद 5 नहीं बोल दीजिएगा, 5 ही रह जाएगा, ध्यान दे। नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, लेकिन संयोजकता 5 नहीं, 5 आ गया, 8 में से 5 घटेगा कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो उसकी संयोजकता 3 होगी। ठीक है, नाइट्रोजन की संयोजकता पूछेगा तो कितना बोलिएगा, 3 बोलेगा। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन तो 6 ही मत बोल दीजिएगा, 5 6 7 8 रहने पर 8 में से घटाइए, तो 8 में से 6 घटाइए तो 2 बचेगा, तो ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होगी। ठीक है, फिर है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो बाहरी कक्षा में 7 है तो 7 ही नहीं होगा, 8 में से 7 घटाइए 1 आता है, तो फ्लोरीन की संयोजकता 1 होती है। नियोन, नियोन के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो नियोन आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं, 8 में से 8 घटा भी दें तो 0 ही बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें सोडियम। तो सोडियम के बाहरी कक्षा में 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4 रहने पर नॉट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, वही रह जाएगा संयोजकता। तो सोडियम का 1 है तो 1 ही संयोजकता रह जाएगा, मैग्नीशियम का 2 है तो 2 ही रह जाएगा, एल्युमिनियम का 3 है तो 3 ही रह जाएगा, सिलिकॉन का 4 है तो 4 ही रह जाएगा, लेकिन फास्फोरस का 5 है तो 5 नहीं रहेगा, 5 में 8 में से 5 घटाइए 3 रहता है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं समझाने का प्रयास किए हैं। अगर जो और भी देखें, अगर जो सल्फर की बात कर ले, फास्फोरस के बाद आता है सल्फर दोस्तों। ठीक है, सल्फर की बात करें तो सल्फर का परमाणु संख्या 8 होता है। ठीक है, सल्फर का परमाणु संख्या 8 होता है। इसका अगर जो हम लिखे, सॉरी सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है। ठीक है, 16 होता है। इसका अगर जो लिखिएगा 2 8 10 10 6 16, बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन गया है, बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन गया है, तो इसका मतलब 6 नहीं, 8 में से 6 घटाइए 2 आएगा, तो सल्फर की संयोजकता 2 होती है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए सल्फर के बाद क्लोरीन आता है। क्लोरीन की संयोजकता परमाणु संख्या 17 है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेगा 2 8 10 10 7 17, 7 अंतिम में गया। ठीक है, तो इसकी संयोजकता 1 होगी। ठीक है, 8 में 7 को घटाना पड़ेगा। क्लोरीन के बाद आप लोग भली बात जानते हैं आर्गन आता है। आर्गन का परमाणु संख्या 18 होता है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेगा 2 8 10 10 8 18। ठीक है, खुद 8 आ गया तो 8 में से 8 घटेगा तो 0 आ जाएगा। उसी तरह से पोटेशियम का आप लिखिएगा, पोटेशियम का 19 है तो 2 8 10 10 8 18 18 और 1 19। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब वहां इतना वीडियो में समय नहीं है कि आपको फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 कैसे आया 8 कैसे आया समझा सके। जानते होंगे तो ठीक है, नहीं तो कभी नेक्स्ट वीडियो में समझाया जाएगा। ठीक है, बताया जाएगा, स्पेशल वीडियो बना देंगे। तो बाहरी कक्षा में 1 गया, 2 8 10 10 18 1 19, तो पोटेशियम का इसलिए परमाणु संख्या 19 होने की वजह से इसका जो संयोजकता बनता है वो 1 बनता है। उम्मीद करते हैं ये छोटे से वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं जल्दी करने की कोशिश किया हूं, इसलिए आपको पहले ही लिख करके लाया हूं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आप लोग सीखे होंगे। ठीक है, पहले से भी जानते होंगे दोस्तों, लेकिन हम जो बताएं उसको भी ध्यान रखिएगा कि 1 2 3 4 रहने पर संयोजकता वही रह जाता है, 5 6 7 8 रहने पर संयोजकता 8 में से घटाना पड़ता है। ये जो महान आत्मा है 6, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, इसकी संयोजकता हमेशा 0 होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन कहता है किस उपकरण किस यंत्र में धन और ऋण चिन्ह यानी प्लस और माइनस नहीं होता है। ठीक है, किस उपकरण में धन और चिन्ह लगा हुआ नहीं होता है। ठीक है, उसमें नहीं होता है। ऑप्शन देखिए, वोल्टमीटर, एमीटर, विद्युत सेल, कुंडली। समझाते हैं धन चिन्ह ऋण चिन्ह। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर बता दें तो कुंडली में ऐसा कोई धन चिन्ह ऋण चिन्ह नहीं होता है कि इधर प्लस किधर माइनस, किसी भी साइड कुंडली में हो सकता है। कुंडली क्या होता है तो आप लोग देखे होंगे, मोटर वगैरह खुलता है। ठीक है, कहीं से मोटर वोटर खुलता होगा तो तांबे की तार की कुंडली,
तांबा, बहुत सारा तांबा एक ही जगह पे लिपटा हुआ रहता होगा, ठीक है, वही होता है कुंडली दोस्तों, ठीक है। मोटर वोटर खोलते हुए देखे होंगे तो उसमें रहता है, ठीक है। चाहे आप कोई भी मशीन उशीन का या फिर समरसेबल वगैरह का कोई मोटर या फिर पंखे की भी खोलिएगा तो उसमें जो होता है चुंबक रहेगा, उसी के आसपास जो होता है बहुत सारा तांबा का तार लिपटा रहता है, ठीक है, उसे कहते हैं कुंडली। उसमें प्लस माइनस का कोई आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। आगे बात करते हैं तो वोल्ट मीटर, इसमें प्लस माइनस होता है। एमीटर इसमें भी होता है। विद्युत सेल, विद्युत सेल यानी बैटरी दोस्तों, बैटरी में तो होता ही होता है। बैटरी का संकेत आप लोग जानते हैं इस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। बैटरी का संकेत यहाँ पे इस तरह से एन रहता है, आगे थोड़ा सा निकला हुआ रहता है, ठीक है। बैटरी में होता है इधर जो होता है प्लस का साइड होता है, पीछे के साइड में माइनस होता है, ठीक है। तो बैटरी में भी प्लस माइनस यानी ठंडा गर्म होता है, ठीक है। वोल्ट मीटर की बात करें दोस्तों तो वोल्ट मीटर क्या करता है, विभव या विभवांतर मापता है। विभव या विभवांतर, ध्यान देखें दोस्तों, विभव या विभवांतर मापने वाला यंत्र जो है क्या है, वोल्ट मीटर है। विभव या विभवांतर, ठीक है। विभव या विभवांतर कौन मापता है, तो वोल्ट मीटर मापता है, ठीक है। क्या चीज में मापता है, तो वोल्ट में मापेगा। विभव या विभवांतर को कौन मापता है, तो वोल्ट मीटर मापता है। क्या चीज में, वोल्ट में। और अगर जो बात करें दोस्तों, वोल्ट मीटर एक उपकरण है जिसको अगर जो तार से जोड़िएगा तो आपको समांतर क्रम समूहन में जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। समांतर क्रम समूहन में वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है। अब समांतर क्रम समूहन क्या है, कभी समय मिलेगा तो बनाएंगे, इस पर भी वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखें, वोल्ट मीटर क्या मापता है, तो विभव या विभवांतर मापता है। कि दो बिंदुओं के बीच के विभव या विभवांतर मापता है। वोल्ट मीटर का स्केल वोल्ट में अंकित रहता है, यानी वोल्टेज दोस्तों, ठीक है। इसको विद्युत परिपथ समांतर क्रम समूहन में जोड़ा जाता है। एमीटर का काम क्या है, तो एमीटर जो है किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापता है। किसको मापता है, एमीटर विद्युत धारा को मापता है, ठीक है। एमीटर क्या मापता है, विद्युत धारा को मापता है। इसमें प्लस माइनस चिन्ह का यूज किया जाता है। एमीटर विद्युत धारा को मापता है। क्या चीज में मापता है, तो एम्पियर में मापता है। मालूम होगा विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर। यहां भी बता दें, वोल्ट या विभव या विभवांतर का मात्रा क्या होता है, तो वोल्ट। तो वोल्ट मीटर जब भी विभव या विभवांतर को मापेगा तो वोल्ट में ही मापेगा, ठीक है। आगे देखें, एमीटर मापता है विद्युत धारा को। अब विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है। तो वोल्ट एमीटर तो मापेगा लेकिन क्या चीज में, एम्पियर में। उसी तरह वोल्ट मीटर विभव या विभवांतर को मापेगा लेकिन क्या चीज, तो उसका जो मात्रक है विभव विभवांतर का वोल्ट है तो उसी में मापेगा, ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखें दोस्तों एमीटर के बारे में, इसको तार से जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम समूहन में, ठीक है। समूहन दो प्रकार का जनरली होता है, समांतर क्रम समूहन, श्रेणी क्रम समूहन। तो एमीटर जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम समूहन में, वोल्ट मीटर जोड़ा जाता है समांतर क्रम समूहन में। वोल्ट मीटर विभव या विभवांतर को मापता है, एमीटर विद्युत धारा को मापता है। वोल्ट मीटर विभव या विभवांतर को वोल्ट में मापता है, एमीटर विद्युत धारा को एम्पियर में मापता है, ठीक है। विद्युत सेल की बात करें तो बैटरी होता है, आगे का सिरा धन पीछे का सिरा ऋण, ठीक है। वोल्ट मीटर में भी इसी तरह चिन्ह होता है, एमीटर में भी इसी तरह चिन्ह होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका प्लस माइनस किसमें नहीं होता है, क्वेश्चन था, तो कुंडली में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, श्वसन क्रिया से कौन सी गैस मुक्त होती है। ध्यान से देखिए, श्वसन क्रिया से कौन सी गैस मुक्त होता है, एकदम हलवा वाला क्वेश्चन, ठीक है। बच्चा जानता है कि श्वसन अच्छा मतलब सांस लेना, मोटा मोटी यही हम सब समझते हैं, गहराई से पढ़ने के बाद समझ में आता है कि कुछ अलग है, लेकिन आंसर तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं। सभी लोग जानते हैं कि श्वसन में हम लोग ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। ध्यान सुने, श्वसन में हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन तो लेते हैं लेकिन यहाँ पे मुक्त होने की बात है यानी छोड़ने की बात है, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऑक्सीजन गैस ग्रहण किया जाता है और CO2 गैस छोड़ा जाता है। अगर जो ऑक्सीजन हो गया, O2 इसका सूत्र होता है, सल्फर डाइऑक्साइड इसका नाम है दोस्तों, SO2 का क्या नाम है, सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्या करता है, अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य जिम्मेवार गैस है ये अम्लीय वर्षा जो होता है उसके लिए मुख्य जिम्मेवार गैस सल्फर डाइऑक्साइड है। हालांकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी होता है अम्लीय वर्षा के लिए, ठीक है। ये भी आपका दोनों जो है अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य जिम्मेवार है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड से अम्लीय वर्षा के रूप में क्या बनता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, ठीक है। अम्लीय वर्षा में क्या बनता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड से क्या बनता है अम्लीय वर्षा में, तो नाइट्रिक अम्ल बन जाता है। मालूम होगा नाइट्रिक अम्ल का सूत्र HNO3 होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4 होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मुख्य क्वेश्चन है श्वसन क्रिया से कौन सी गैस मुक्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। और अगर जो एक्सटर्नल चीज देखें, श्वसन गैस का आप लोग समीकरण ध्यान रखिएगा, पूछ देता है श्वसन गैस का समीकरण लिखें, ध्यान से सुनिए, श्वसन गैस का समीकरण लिखें। तो श्वसन गैस में होता क्या है, जो पहले समझ ले, श्वसन गैस में श्वसन क्रिया में होता क्या है, जो पहले समझ ले। श्वसन क्रिया में हम लोगों को
जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे हमें मिलता है ग्लूकोज, और श्वसन क्रिया में क्या होता है, ग्लूकोज को ऑक्सीजन जो होता है तोड़ता है, जिससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और ऊर्जा मिलती है। ठीक है, और वही ऊर्जा के कारण हम लोग चल फिर पाते हैं, अपना काम वगैरह कर पाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका समीकरण एक पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक है, 2 नंबर का पूछ लिया जाता है। तो आपको मालूम है ग्लूकोज को ऑक्सीकृत करेगा तो C6H12O6 आपका ग्लूकोज का ऑक्सीकरण सूत्र हो गया। इसके साथ आप लोग ऑक्सीजन को कंबाइन कीजिएगा। ठीक है, जाइमेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में ये सब होता है, सॉरी जाइमेज नहीं होता है, एंजाइम कोई एंजाइम होता है दोस्तों, लेकिन जाइमेज नहीं होता। जाइमेज जो होता है अनॉक्सिक श्वसन में होता है। ठीक है, यहाँ पे देख लें तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, जल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है दोस्तों, जल बनता है, और आपका क्या बनता है, और ऊर्जा मुक्त होती है दोस्तों। कितना ऊर्जा मुक्त होता है, तो 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होते हैं। शुरू में भी हम चर्चा कर रहे थे, एटीपी वही एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो आप लोग समीकरण जरूर ध्यान दें। बैलेंस करने की बात अगर जो करेंगे दोस्तों, कार्बन 6 तो यहाँ पे आपको कार्बन 6 लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद हाइड्रोजन की बात कर ले तो हाइड्रोजन 12 हो गया दोस्तों, तो आपको यहाँ पे 6 लगा के हाइड्रोजन 12 कर देना पड़ेगा। ऑक्सीजन की बात कर ले तो 6 यहाँ इधर देखिएगा, 6 दूनी 12 और 6 तो 12 6 18 ऑक्सीजन हो गया। 6 यहाँ पे है ऑक्सीजन, आप यहाँ पे 6 लगा दीजिए, जिससे 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 6 18। तो ये पूर्ण रूप से श्वसन क्रिया का रासायनिक समीकरण है, इसको लिख दीजिए, 2 नंबर ले जाइए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 से आपको जानकारी मिला दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम यही रोकते हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा नहीं हो जाए इसलिए हमको भी समय का भी ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, आपको कम मिलेगा लेकिन डेली मिलेगा। ठीक है, और ये कम थोड़ी है, भले क्वेश्चन 5 है लेकिन इससे आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन के बारे में जानकारी मिलता होगा अगर जो आप रेगुलर देख रहे होंगे वीडियो तो। ठीक है दोस्तों, तो मेरी मेहनत इस तरह से चलते रहे, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको क्या करना है दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइबर बढ़वाएं, थोड़ा आप हमें सपोर्ट करें। ठीक है, ताकि हम भी आपको जो है इसके लिए लगातार आपके साथ बने रहे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, और हाँ ध्यान रखिए कुछ भी हाल में क्या करना है, अपने वक्त के लिए आपको समय देना है। आप अपने वक्त के लिए अभी समय दीजिएगा, अपना बनाने के लिए, अपने आप को अच्छा करने के लिए, तो आने वाले समय में आप इतने अच्छा बन जाएंगे कि लोग आपको चाहने लगेंगे। ठीक है, कोई भी लोग आपको इस तरह से नहीं देखेंगे, हर कोई सक्सेस होने के बाद, सफल होने के बाद जो होता है पसंद करने लगता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।